नमस्कार दोस्तों, 2 दिसंबर सन 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पे स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. बुर्वी और डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपने रात के ड्यूटी पर हैं भोपाल जंक्शन पे ही। रात के करीब 1 बजे गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस इस स्टेशन पे पहुंचती है और दस्तगीर अपने केबिन से बाहर निकलते हैं। जैसे ही ये केबिन से बाहर निकलते हैं, अचानक से इसकी आंखें जलने लगती है और गले में खराश होने लगती है। ये एच.एस. बुर्वी को ढूंढते हैं, लेकिन एच.एस. बुर्वी कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। कुछ समय बाद जब इन्हें एच.एस. बुर्वी दिखाई पड़ते हैं तो वे जमीन पर पड़े हुए थे। ये जब उनके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एच.एस. बुर्वी अब जिंदा नहीं है। वे भाप जाते हैं कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। दस्तगीर यहाँ पे पहुंचे गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को अपने शेड्यूल टाइम से 20 मिनट पहले ही निकाल देते हैं। स्टेशन पे काफी अफरा तफरी मचा हुआ है। इस स्टेशन पे मौजूद लोग खांस रहे हैं, लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है और कुछ लोग जमीन पे बेहोश पड़े हुए हैं। असल में भोपाल जंक्शन से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री है, जहाँ से एक जहरीली गैस लीक हो गई है और इस फैक्ट्री से करीब 50,000 पाउंड जहरीली गैस लीक हो गई है। इस फैक्ट्री से MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड ढेरों सारी गैस लीक हो गई है। सरकारी आंकड़ों का माने तो इस ट्रेजेडी से करीब 2000 से 3000 लोगों की मौत हुई थी, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने 3787 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। कुछ अन्य अनुमान के मुताबिक माने तो करीब 2 सप्ताह के अंदर 8000 लोगों की मौत हो गई थी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस रात जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया। So much suffering from India's invisible killer. At one point, an official said 1 death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. भोपाल में जो ट्रेजेडी हुई थी वे फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड कंपनी की। असल में ये एक अमेरिकन कंपनी थी जो अलग अलग देशों में केमिकल और पॉलीमर प्रोड्यूस करती थी। इस कंपनी को इंडिया में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कही जाती थी, UCIL। इस कंपनी का नाम UCIL इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 49.1% इन्वेस्टमेंट इंडियन इन्वेस्टर करते थे, यहाँ तक कि इसमें गवर्नमेंट भी शामिल थे। 1969 में इस कंपनी ने भोपाल के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला जिसमें कि एक इंसेक्टिसाइड बनाते थे। ये इंसेक्टिसाइड का नाम था सेवन, जिसका प्रयोग कि किसान अपने खेत में फसल के इंसेक्ट्स को मारने के लिए करते थे। इस सेवन को बनाने के लिए एक केमिकल की आवश्यकता होती थी जिसे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, यानी कि MIC। जब ये इंडस्ट्री बनी थी तो MIC अमेरिका से ही भारत में लाया जाता था और इस फैक्ट्री में सेवन बनाया जाता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि साल आता है 1980। इस साल कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है, तो ये कंपनी डिसाइड करता है कि अब ये MIC इंपोर्ट करने के बजाय अब ये इंडिया में ही MIC मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर ये इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं और MIC खुद ही प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साल 1981 में इस कंपनी का एक वर्कर की डेथ हो जाती है। इसके बावजूद भी कंपनी कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही कोई प्रॉपर प्लान बनाया। इसी साल 1981 में कंपनी का सेल काफी नीचे गिरने लग गया। कंपनी को और भी ज्यादा नुकसान होने लग गया क्योंकि मार्केट में इसी कंपनी के पैरेलल और भी कई सारी कंपनियां आ गई जिनका की प्रोडक्ट काफी सस्ती थी सेवन के तुलना में, जिससे इस कंपनी को भी अपने सेवन की कॉस्ट कम करनी पड़ी थी, जिसके लिए कई जगह कॉस्ट कटिंग करने लग गए थे। जैसे कि सेफ्टी को इग्नोरेंस किया जाने लग गया था, अनक्वालिफाइड वर्कर रखने लग गए थे। तो अब समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात को जिससे इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। जैसे कि हम सभी जान चुके हैं कि MIC मैन्युफैक्चर की जा रही थी इस प्लांट में। यहाँ पे MIC को 3 बड़े अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जा रहा था। ये तीनों टैंक थी E610, E611 और E619। सेफ्टी को लेकर के ये था कि ये तीनों टैंक में से E610 और E611 को भरा जाता था 60% ऑफ वॉल्यूम और E610 को खाली छोड़ा जाता था इमरजेंसी के लिए। अब इस दोनों टैंक को बस 60% तक ही इसलिए भरा जाता था क्योंकि रिमाइनिंग 40% भाग में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन भरी जाती थी ताकि MIC अपनी जगह टिका रहे। MIC इतना खतरनाक होता है कि ये पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है। ये सिर्फ पानी के साथ ही रिएक्शन नहीं करता, ये हवा के साथ भी रिएक्शन कर जाता है क्योंकि वहाँ भी मॉइस्चर होता है और अगर ऐसा होता है तो इससे पॉइजनस गैस रिलीज होती है। इसी को अवॉइड करने के लिए इसमें प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन भरी जाती थी। इस टैंक का टेम्परेचर और प्रेशर को रेगुलर चेक किया जाता था। ये तीनों टैंक में 2 पाइप आती थी। हर टैंक में से एक पाइप पॉइजनस गैस टंकी से बाहर निकालती थी और एक दूसरी पाइप इस टंकी के अंदर आती थी जो नाइट्रोजन को डालती थी टैंक के अंदर। ये तीनों टंकी के दोनों पाइप को रेगुलर साफ किया जाता था। उस रात जिस रात को यह घटना घटी थी ये दोनों टंकी को भरा गया था, जबकि भरना था टंकी को बस 60% तक ही। ये जो तीसरा टैंक था इस टैंक को भी भरा गया था, जबकि इसे खाली रखना था इमरजेंसी के लिए। तीनों टैंक में से 2 टैंक का प्रेशर काम नहीं कर रहा था जो कि MIC के लेवल को दर्शाता था। नेक्स्ट MIC का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था जो कि MIC के लेवल को दर्शाता था। प्रेशर हाई होने पर जो अलार्म बजता था वो अलार्म खराब था। इसके अलावा कई अन्य गलतियां जिसे कि कंपनी ने पैसे बचाने के चक्कर में फुलफिल नहीं किया था। 2 दिसंबर सन 1984 रात ठंडी थी। रात के करीब 9 बजे कंपनी के वर्कर अपने शिफ्ट चेंज की
और नए वर्कर अपने काम पे लग गए। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि MIC टैंक में 2 पाइप लगी थी जिसे कि रेगुलर साफ किया जाता था, तो इस रात भी MIC टैंक में लगे पाइप को वर्कर ने धोना शुरू किया। उस पाइप में पानी डालना शुरू किया। जब उस पाइप में वर्कर ने पानी खोला तो उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से पानी नहीं आ रहा है। वे काफी कोशिश करता है पर इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाता है, तो ये इस प्रॉब्लम को लेकर सुपरवाइजर को बताता है। तो सुपरवाइजर कहता है कि पानी को चलने रहने दो, नेक्स्ट शिफ्ट में जो वर्कर आएगा वो पानी को बंद कर देगा। आमतौर पर ऐसी फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में किस पाइप को पानी से साफ किया जाता है, उस फैक्ट्री में पाइप पर स्लिप बाउंड लगी होती है जो कि पानी को टैंक के अंदर जाने से रोकता है, लेकिन इस फैक्ट्री में पाइप पर स्लिप बाउंड नहीं लगा हुआ था। तो इस कारण से पानी MIC टैंक के अंदर जाना चालू हो जाता है और हम लोग ये बात तो जान ही चुके हैं कि MIC प्लस वाटर खतरनाक रिएक्शन करता है। यहाँ भी MIC और वाटर रिएक्शन करना चालू कर दिया। नेक्स्ट शिफ्ट पे जो वर्कर आया उन्होंने देखा कि उनकी आंखें जलने लग गई है। उन्हें लगा कि कोई छोटा सा लीक हुआ होगा, तो वे सर्च करना चालू करता है कि आखिर कहाँ लीक हुआ है। करीब 1:45 पे वे देखता है कि एक जगह से लिक्विड बूंद बूंद करके टपक रहा है। इसके बाद एग्जैक्टली हुआ क्या ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि वर्कर ने इस लीक को इग्नोर की और वे अपनी टी ब्रेक ली। रात के करीब 12:30 पे वर्कर को रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कुछ न कुछ एक बड़ी हादसा हो गई है शायद, क्योंकि सभी वर्कर को कुछ न कुछ समस्या हो रहा था। किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो किसी का आंखें जलने लग गई थी। प्रेशर रीडिंग देखा गया तो काफी हाई था। टैंक का प्रेशर और हाई होता गया और हाई होता गया और ऊपर का कंक्रीट टूटना चालू करता है क्योंकि टैंक अंडरग्राउंड था। टैंक E610 से गैस काफी तेजी से बाहर निकल रहा था और इस टाइम पे पानी को बंद किया जाता है। अब तक काफी देर हो चुका था। ये गैस वेंट गैस रबर के साथ ऊपर हवा में काफी मात्रा में निकलने लग गया था। वर्कर ट्राई करता है कि गैस पे पानी डालने का, बट ये चिमनी काफी ऊपर होने की वजह से पानी वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। रात के करीब 1 बजे जब वर्कर को रियलाइज हुआ कि अब सिचुएशन किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, तो सारे वर्कर इस फैक्ट्री को छोड़ के वहां से बाहर निकल जाते हैं। धीरे धीरे ये गैस पूरे भोपाल शहर में फैल जाता है। बहुत सारे लोग जो रात में सोए हुए थे, सोए ही मारे जाते हैं। इस गैस की महक जलती हुई मिर्च के जैसी थी। बहुत सारे लोग सोए हुए थे, सोए हुए ही मारे जाते हैं, जबकि कुछ लोगों की मौत खांसते खांसते हो जाती है। बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर को खुद नहीं पता था कि आखिर ये हो क्या रहा है और इसका इलाज क्या किया जाए। कुछ लोगों को जो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा था, तो डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाया, लेकिन ऑक्सीजन इस गैस के साथ में और भी फास्ट रिएक्शन करता है। इससे भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सुबह होते होते हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों जानवर मारे जाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, 2 दिन में 50,000 से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि कईयों की लाश तो सड़क पे पड़ी हुई थी। इस घटना में 37 से 87 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5.74 लाख लोग इंजर्ड थे या तो डिसेबल्ड थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस घटना ने करीब 15,724 लोगों की जान ले ली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरा वीडियो को देखा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।